ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। बिहार के जो डोमिसाइल्ड लोग हैं, अगर वो इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करेंगे तो उनको कंपनी को बिहार के डोमिसाइल को एम्प्लॉय करने के लिए ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी। जो भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है उसका 60% हम लोग केपेक्स के रूप में पूंजी निवेश जो उनका होगा उसके ऊपर हम लोग देंगे। कुछ तकनीक वाले जो शिक्षित स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दी जा रही है। इस नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और 30 से अधिक एजेंडों पर मुहर लग गई है। महिलाओं के खाते में अब 2-2 लाख रुपए मिलने का प्रोसेस शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणाएं की है। उद्योग के क्षेत्र में कह लीजिए या फिर और कई तरह के जो विकास कार्य बिहार में हो रहे हैं, उन तमाम विषयों को लेकर कैबिनेट मीटिंग की गई और कैबिनेट मीटिंग के बाद जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है डिटेल्ड में कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से एजेंडे पर मुहर लगाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अब महिलाओं को, जिनको 10-10 हजार रुपया दिया गया था चुनाव से पहले और वादा किया गया था कि 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, तो अब 2 लाख रुपए तक देने की बात जो है वो कही जा रही है और उसका प्रोसेस भी अब कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। हम छोड़े चलते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग के वीडियो के साथ। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200, कक्षा 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप 529 करोड़ 64 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दूसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 25-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में है। इसकी स्वीकृति दी गई। एक मिनट, इसका वो पूर्व में यह अधिसीमा 1.5 लाख थी, उसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तीसरे एजेंडा के अंतर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, रिवाइज्ड बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2025-30 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। चौथा एजेंडा था उच्च शिक्षा विभाग का भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87 करोड़ 81 लाख 43 हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14 करोड़ 52 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नव गठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP 1 गोरखा वाहिनी
की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40,54,41,038 रुपये की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स आर्मी मैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में केवल एक्स आर्मी मैन को ही इसमें रखा जाता था। इस बार एक्स CAPF भी जो है एक्स पैरामिलिट्री जवान, उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत टॉय ट्रेन के परिचालन हेतु नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल को 5,81,73,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए उनके माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसके अंतर्गत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स फर्स्ट अमेंडमेंट 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र GCC 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 1,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। इसके अंतर्गत बिहार निवास नई दिल्ली के पुनर्विकास के क्रम में भूमि एवं विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के राशि के भुगतान के लिए 6,01,48,000 रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रंजीत शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी नया पदनाम मुख्य अभियोजक की संविदा अवधि को पूर्व की शर्तों पर 1 वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमावली में अनुसूची 2 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बायलॉज 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव यहाँ मौजूद हैं। जब 2-4 और एजेंडा हैं उन पर चर्चा मैं कर लूंगा, तो उसके बाद उनसे संबंधित विषयों पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको विस्तार से बताएंगे।
उद्योग विभाग का अगला एजेंडा बिहार राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवं बायलॉज की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों तथा अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पदनाम से 101 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के 7 निश्चय 3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विस्तृत डीपीआर तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवगठित सिविल विमानन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित किए जाने तथा पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण और कुछ पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन के संबंध में स्वीकृति दी गई। अब मैं अपर मुख्य सचिव के द्वारा और इसके तहत आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि पहले जो आपने सुना होगा जो कॉल सेंटर स्थापित होते थे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनी के, अब वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में परिणित हो चुके हैं और भारत एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज के स्थापित करने के लिए। वैसे में बिहार में भी ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जा सके, इसके लिए ये नीति आई है और इसमें जितने भी हमारे मल्टीनेशनल्स हैं या जितने भी हमारे खुद के इंडियन कंपनीज हैं जो ऐसी पात्रता रखते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर से संबंधित हो या फाइनेंस एंड अकाउंट से संबंधित हो या आर&डी से संबंधित हो, वैसे कंपनीज जो हैं अपनी जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे यहाँ स्थापित करेंगे तो उनको इस नीति के तहत केपेक्स दिया जाएगा, केपेक्स पे सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ की होगी और ऐसे 30% जो उनका केपेक्स जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनका होता है केपेक्स जिसको बोलते हैं उसका 30% और उसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ तक की होगी और उसके तहत इसमें एम्प्लॉयमेंट से रोजगार से संबंधित भी सब्सिडी दी जाएगी। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इसमें बिहार के जो डोमिसाइल्ड लोग हैं अगर वो इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम करेंगे तो उनको कंपनी को बिहार के डोमिसाइल को एम्प्लॉय करने के लिए ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक प्रयास है सरकार का जिसके तहत यहाँ पे रोजगार की अधिक से अधिक क्षमता जो है वो विकसित की जा सके और खास करके जो बिहार के डोमिसाइल हैं उनके लिए ये क्षमता विकसित की जा सके। और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसमें सिर्फ केपेक्स पे सब्सिडी और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी नहीं है बल्कि साथ साथ इसमें रेंटल की भी सब्सिडी है और इसमें आर&डी और पेटेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बहुत आकर्षक सब्सिडीज जो है वो इस नीति के तहत दी जाएंगी और इस नीति से बिहार राज्य जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और इंडियन कंपनीज जो अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करना चाहते हैं, बिहार उनके लिए एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन शामिल होगा। सर, इसमें फोर्सफुली रूल नहीं है कि अगर आप आएंगे तो राज्य में वाले जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, सिर्फ अनुदान दिया जाएगा ज्यादा, ये है। जैसा हमने बताया कि 2 तरीके की सब्सिडी है। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, अगर आप जितने भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे उन रोजगार पे जो आप सैलरी देते हैं उस सैलरी की एक सीमा जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी, परंतु अगर वो बिहार के डोमिसाइल होंगे तो वो सीमा
बढ़ जाएगी। सर थोड़ा केपेक्स को डिफाइन कर दीजिए, केपेक्स है क्या ये? केपेक्स बोल रहा था मैं, ये निवेश जो आप पूंजी निवेश करते हैं, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसमें जो आपका पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का अधिकतम सीमा उसका 30% जो है वो सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, और इसका जो अधिकतम सीमा होगा वो 50% दी जाएगी। और होपफुली दिस एक्सप्लेन्स। उसके बाद जैसा सर ने बताया कि आज मंत्रिपरिषद के द्वारा बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक हाईली टेक्निकल सेक्टर है, और इसमें भी बड़ी संभावना है पूंजी निवेश की। और इसमें पूंजी निवेश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 1000, 2000, 10,000 करोड़ तक के भी पूंजी निवेश होते हैं। और इस ऐसे पूंजी निवेश को भारत सरकार ने ऐसे पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है। और विभिन्न राज्य जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो भी कंपनीज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश करती हैं, उनको वहां से सब्सिडी दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें डफटेल करते हैं। तो हमारे बिहार आज मंत्रिपरिषद के द्वारा आज जो स्वीकृति दी गई है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी जो कंपनियां हमारे यहाँ पूंजी निवेश करेंगी, उसको जो भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है उसका 60% हम लोग केपेक्स के रूप में पूंजी निवेश जो उनका होगा उसके ऊपर हम लोग देंगे। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किसी भी कंपनी का, उसका 50% सब्सिडी भारत सरकार देती है, और उस सब्सिडी का 60% बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा केपेक्स में। और इसमें ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज ये सबसे अधिक है। अगर बाकी राज्यों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बिहार राज्य के द्वारा ये जो घोषित सब्सिडी है केपेक्स के मामले में सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत ये सबसे अधिक है। और आप लोग को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी आपको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है, SGST की सब्सिडी है, और ये सारी सब्सिडीज और सारे पॉलिसी के सभी नियम अगर आप देखेंगे, जैसा सर ने बताया कि संकल्प एक बार हो जाने के बाद ये पूरी की पूरी पॉलिसी आपको दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये अभी भारत के विभिन्न राज्यों में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनी है उसमें ये सबसे बेहतर पॉलिसी होगी। और मुझे विश्वास है कि इस पॉलिसी के आने से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पूंजी निवेश होगा, और बिहार मूल के जो हमारे हाई लेवल जो उच्च तकनीक वाले जो शिक्षित स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एक चीज और है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड आप ये जो सेमीकंडक्टर है, इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी वो भी जब अपने पूंजी निवेश करेंगी तो उनको भी कैपिटल सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। तो इस नीति के आने से मुझे विश्वास है कि हमारा पूंजी निवेश हो जाएगा। ये